चलिए सुनो पहले देखो राम, देखो हम लोग आज एक बार फिर से क्या कर रहे हैं जी, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए एक बार फिर से एक नया चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर, है ना। समझें, अर्धनारीश्वर में एक सॉरी, अर्धनारीश्वर में कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है। समझे। आज देखिए अभी हम लोग जो हैं क्या पढ़ेंगे, लेखक परिचय पढ़ेंगे। ठीक, अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, छोटी रुक जाओ थोड़ा सा। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। इनके बारे में कुछ हम लोग पहले पिछले वाले में जेपी साहब वाला में थोड़ा सा पढ़े थे, है ना, कि इनका कैसे मृत्यु ये सब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, है ना, और कैसे यानी कितने मिनट में हॉस्पिटल में भी पहुंचे गए थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहां पर देखो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कब हुआ था जी, है ना, 23 दिसंबर 1900 सितंबर है 19 सितंबर 1900 चलो देखो इधर क्या, 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। कितना में जी, 23 सितंबर, है ना। हम 2 बार क्या बोल दिए, दिसंबर बोल दिए, लेकिन अरे बोल दिए बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखे हैं कुछ भी सितंबर। ठीक, बार बार बोल रहे थे हम, दिसंबर बोला जा रहा था, है ना। कब जन्म हुआ है जी, यहाँ पे याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। समझे। मरलथिन कब है, 24 अप्रैल 1974 में। ठीक, यानी 1974 में मरे थे। ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ था जी, हाँ सिमरिया बेगूसराय बिहार। अब शांत रहिए आप लोग शांत रहिए, हम बोलेंगे आप लोग सुनिएगा, फिर आप लोग बोलिएगा, ठीक है। समझे ना। ये देखो बिहार में, ये बिहार के कवि हैं, बिहार में ही इनका जन्म हुआ है ना। कहाँ पे जी, बेगूसराय में। बेगूसराय में वो कहाँ पे जी, एक वहाँ पे गांव है जिसका नाम क्या है जी, सिमरिया, है ना, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनका मम्मी को ही नाम था मनरूप देवी, अब पिताजी के रवि सिंह, है ना। इनके पप्पा का नाम था रवि सिंह, है ना, और इनके मम्मी का मनरूप। याद रखना क्या नाम है जी, मनरूप, है ना। मन के रूपवान थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा जी, मनरूप, है ना। तो चुड़ैल है। पत्नी का कुछ नाम था जी, श्यामवती। क्या नाम है जी, श्यामवती, है ना। बढ़िया बढ़िया नाम था, है ना। हम फ्लाइट मोड में नहीं डाले हुए हैं, देखो फिर कोई फोन कर देना, छोड़ दो तुम, हिला देगा। अब सुने, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था जी, अपने आसपास के गांव में। कोई भी अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लेता है जी, गांव में। आज तक कोई लेखक न पढ़ लो कि उनका प्रारंभिक शिक्षा विदेश में हुआ है ना। सब लोग अपने गांव में पहला दूसरा तीसरा कहाँ पढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो इनका गांव में हुआ था, गांव के और उसके आसपास में हुआ था। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या किए थे, मैट्रिक पास कर गए थे, है ना। 1932 में पटना कॉलेज में बीए ऑनर्स इतिहास था इनका। याद रखना, इनका ऑनर्स क्या था जी, इतिहास। अब तो जाएगा ना, तो जो तू ऑनर्स लेगी उसको कहा जाता है मेजर, और जो नहीं रहेगा ना उसको कहा जाता है माइनर, है ना। तो सब बोलेगा मेजर करेगा ना, बोले कि मेजर हमारा हिस्ट्री है, चाहे मेजर मेरा बायोलॉजी है, चाहे मेजर मेरा कुछ भी बोलेगा वो, तो समझना कि वो ऑनर्स के बोल रहा है। ठीक, ऐसे कर रही है, ऐसे जो मेरा हिस्ट्री है दतवा आगे करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ तक पढ़े हुए थे जी, ये भी 1932 में कहा क्या किए थे ये, बीए कोची से, इतिहास से, है ना। अब यहाँ पर देखो वृत्ति यानी क्या क्या किए हैं, देखो
प्रधानाध्यापक, है ना, HI स्कूल बरबीघा, प्रधानाध्यापक थे कहाँ पे दी, हाँ बरबीघा। फिर सब रजिस्ट्रार है, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति और क्या यहाँ पर जी हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ काम के सब याद रखना, ठीक है। काला फोनवा से वीडियो हो रहा है, चलिए आते हैं यहाँ तक। मोबाइल में रिचार्ज करा दिए हम नीचे जाए। अब देखो यहाँ पे साहित्यक अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता क्या किए थे जी, ये प्रकाशित किए थे। इनका याद रखना, पहली कविता का इनका प्रकाशित हुआ था छोटी, कब हुआ था, 1925 में हुआ था, है ना। देश पटना प्रकाश, यहाँ पे क्या बेगूसराय प्रतिमा, ठीक। कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए, है ना। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता यानी पुस्तक प्रण भंग प्रकाशित किए, है ना। 21 साल में क्या कहते जी पहला अपना कविता को प्रकाशित किए, उसका नाम क्या था जी, प्रण भंग। समझी प्रतिमा, ठीक। अब कृतियां इनमें इनका क्या है, प्रमुख काव्य कृति यानी कविता में प्रण भंग, है ना। कब किए थे जी, 29 में, है ना। कितने साल के थे ये, 21 साल के थे, ठीक ना। अब देखो रेणुका 1935 में किए थे, हुंकार 1938 में, रसवंती, है ना, रसवंती कब किए थे, कुरुक्षेत्र, क्या है, रसीमर्थी 1952 में, है ना। फिर क्या है, नील कुसुम कब के थे ये जी, 54 में। उर्वशी, ये बहुत फेमस कविता ये है ना, उर्वशी, ठीक। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। कोमलता और क्या है, कवित्य तो 1964 में। और हारे को हरि नाम ये कब के थे जी। देखो कविता इनका अगर सुनना है किसी से तो सुनो आशुतोष राणा से सुनो। इनका ही तो अपने तो बोलवे किए हैं, आशुतोष राणा है, वो है फिल्म में काम करते हैं। छावा देखा ना है, तो छावा वो सब में है, हाँ तभी जिंदा रहता है। अब फिल्म में थे काम कर विलेन के रोल लेते हैं वो। हाँ कविता सुनो उनसे। रामधारी सिंह दिनकर कविता इतना अच्छा से कहते हैं ना, क्या तुम बता, तुम सुनने में तो मजा आता है, समझे क्या, समझा। उनका सुनेंगे ना तब उनका आवाज भी हल्का सा भारी है और अच्छा जानकार है हिंदी के, समझे ना। उनसे सुनो एकदम मजा आता है सुनने में, लगता है एकदम तुमको एकदम मन भाव एकदम तीर लेते हैं। आशुतोष राणा, ठीक। तो इनका देखेंगे कौन कौन इनका कृतियां हैं, ठीक। ये अपना ये काव्य लिखे थे यानी कविता। गद्य में क्या है जी, मिट्टी की ओर कब किए थे प्रकाशित ये, अर्धनारीश्वर 1952 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय कब लिख प्रकाशित हुआ था, 56 में। काव्य की भूमिका, ठीक। व्हाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ठीक। अब मरे कब थे जी, ये भी 74 में, 24 अप्रैल, है ना, ठीक। अब देखिए अतने है ना, हाँ तब भाई बहुत है। अब पुरस्कार एवं सम्मान क्या क्या इनको मिला देखो। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर मिला था जी, और उर्वशी पर क्या मिला था जी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे कि संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा मिला जी, साहित्य अकादमी। उर्वशी पर कौन मिला, ये भारतीय ज्ञानपीठ मिला, है ना। राज्यसभा के संसद, है ना, यहाँ पे देखो पद्म भूषण एवं कई अलंकार से सम्मानित इनको किया गया।
इनको कौन सा उपाधि दिया गया है जी? राष्ट्र कवि। दिनकर जी कैसे कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं, है ना। देखो, राष्ट्र कवि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही असमर्थ गद्यकार, यानी देखो जितना भी ये बड़ा अच्छा कविता लिखते थे उतना ही अच्छा ये निबंध, कहानी ये सब लिखा करते थे, है ना। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष और महत्वपूर्ण क्या है वाग्मित्य, और यहाँ पर देखो क्या हो बेटे, ठीक। अब देखो यहाँ पे, और सहज और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। देखो, ये जैसा लिखते थे, कविता लिखे चाहे वो गद्य लिखे चाहे निबंध कुछ भी लिखे, वो एक क्या करते थे जी, किसी व्यक्तित्व का और किसी के व्यक्तित्व का एक गहरी मतलब किसी के ऊपर अपना छाप छोड़ते थे, यानी अपना प्रभाव जमा लेते थे। उनकी भाषा कुछ भी मतलब छिपाती नहीं है, सब उजागर कर देती है ना। ये जैसे लिखते हैं वो सब चीज़ क्या होता है जी, वो सब चीज़ों, कोई अगर सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो सिस्टम का पूरा दम ऊपर से लिखे पूछे दम पूरा क्या करते हैं, खंगाल कर लिखते हैं। किसी समुदाय के बारे में लिखे तो उसके बारे में पूरा लिखे, है ना। यानी कोई ऐसा नहीं रहता है जिसकी उसमें से छिप जाए। अब यह पाठकों श्रोतकों की ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है ना। अब मान लो कि जो पढ़ता है उसके ऊपर है कितना चौकन्ना है, कितना शब्दों को अच्छा से जानता है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन की सक्रियता निषेध बाल भी है। योग क्या है, गोया वह उठे खड़ी हुई वाणी। देखो जैसे में ये बहुत सारा लिखते हैं, और ये देखो जैसे बोलते हैं ना, चाहे इनका जब पढ़ा जाता है तो उस समय थोड़ा सा सन्नाटा ये सब भी छा जाता है, ठीक है। दिनकर छाया क्या है जी, छायोदत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। ये वाला तो पक्का पूछ देता वो, है ना, कि ये कैसे कवि थे, तो छायादोत्तर, ठीक है। वे भारतेंदु युग से क्या है यहाँ पे, प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, भारतेंदु से भी क्या थे जी, प्रभावित थे, है ना। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में कर दी थी। कौन सा दशक में किए थे जी, 30 के दशक में कर दिए थे। समझ छोड़ी, कोई दिक्कत। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि थे के रूप में ही पहचाने गए। लेकिन वो अपने भावबोध यानी उनका जो भाव यानी कहने का भाव जो होता है ना, कैसे कुछ कोई बोलता है तो उसका एक भाव कहने का होता है, उसका विचार कहने का होता है ना, उसका एक अलग लहजा कहने का होता है, ठीक है, बोलने का तरीका, है ना। तो उसको यहाँ बोलते हैं ना, तो वो एक अलग मतलब कहे गए, और वे चौथे दशक के यहाँ पर प्रमुख कवि मतलब कहे गए। शुरुआत कब कर दिए थे, तीसरे दशक में कर दिए थे, लेकिन कब उनका नाम आया, चौथे दशक में। उन्होंने प्रबंधक, मुक्त, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है ना। बहुत सारा वो लिखे और बहुत सारा अपना वो बताएं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद कवियों में उनकी उपलब्धि सबसे अधिक और उत्कृष्ट रहा, है ना, मतलब उत्कृष्ट है, ठीक। भारतीय और क्या है यहाँ पे, पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। उनकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है ना। बताए कि ये हैं कि दोनों पर ही अपना पूरी तरह से पकड़ बना के रखे हुए हैं, ठीक। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर है। स्पष्ट यानी उस पे और अच्छा से उसको लिखते हैं। कविता में तो होता है कुछ समझना होता है ना, लेकिन वो गद्य में और भी अच्छा से वो समझा देते हैं और एकदम पूरी तरह से वो अपने बातों को वहाँ पे प्रकट करते हैं। जातीय महाकाव्य भारत क्या है, महाभारत और व्यास की काव्यत्य प्रतिभा का दिनकर पर वैभव वर्धक प्रभाव है। दिनकर में
इतिहास और संस्कृत परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीतिक दर्शन और वैश्विक परिक्षेप्य बोध है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है ना। ये जो है हर एक चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे और अच्छी तरह से उसको बताने का कोशिश करते थे। ठीक, देखना जैसे में तुम जाने का ना, बहुत सारे एथी लिखे हैं, कविता बहुत सारा है इनका। जैसे में तुम एगो जानता है वे कौन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और बहुत सारा कविता है इनका, है ना। उसको पढ़ो, उसको एथी गूगल पे मांगो, देखो, अच्छा अच्छा इनका कविता लिखा हुआ है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियाँ दी जो अनेक अर्थों में उनके युग के उपलब्धित मानी जाती है। काव्य चिंतन, संस्कृत चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन, है ना, काव्य चिंतन, सती संस्कृति के, जो संस्कृति के बारे में कुछ बताता है ना, भाषा के बारे में, समाज के बारे में, इन सब को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियाँ बनती हैं, है ना। उनके गद्य में विषय मुक्त शैली, विद्या और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। सामान्य उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य संबोधित साहित्य है। लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है। ये जो हैं लिखते थे तो इनको पता होता था कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, है ना, और उसको अच्छी तरह से डिफाइन करने के काम किया करते थे। उनकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है। स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है ना, कि किसके साहित्य में प्रत्यक्षता और गर्माहट होता है, तो किसके होता है जी? दिनकर जी के, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता भी है। ठीक, तो ये वाला अपना याद रखिएगा। यहाँ प्रसिद्ध निबंध, बताओ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? निबंध है ना। देखो ई के लेखक परिचय पढ़ रहे छोटिया, अभवा है, विननीता, वो सब जो पढ़ रहे लेखक परिचय, और कहानी वाला दिन गायब हो जाएगी, फिर टेस्ट वाला दिन गायब हो जाएगी, है ना। क्या? हाँ, तो हम कहा हम तो कुछ बोल रहे हैं, पैसा हमको खाली चाहिए, पैसा दो, बाकी कहीं रहो। अब देखो यहाँ पे तो निबंध जो है क्या है जी? अर्धधनी स्वर क्या है? निबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धधनी स्वर क्या है? कहानी, निबंध, नाटक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर निबंध है। हम इसको पहले पूछेंगे तभी से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। अर्धनारी स्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचिता, है ना, मनचिता आदर्श निरूपित होते दिखते हैं। उनका प्रिय प्रतीक है जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में व्यक्त होता है। यानी ये बोलते हैं कि ये जो है कवि, ये जो लिखे हैं वो उनके लिए क्या है जी के प्रिय है ना, जो उनके कविताओं में प्रत्यक्ष रूप से चाहे उसको अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाने की कोशिश करते हैं। काम करता व्यक्त होता है, काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर जी का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध, काव्य संस्कार इसका गहरा असर है ना। इसका जो है जितना भी है संवेदना है, भावबोध है, काव्य संस्कार है, इन सभी पे बहुत गहरा प्रभाव किसका पड़ा है जी? अर्धनारीश्वर का। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? यह आज के सामान्य पुरुष और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। दिनकर जी इस परिक्षेप्य में इस कहे तो ये बोले हैं परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मनुष्य आज भी सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए कोई यहाँ पे इसमें अर्थ है, तो उसी के बारे में ये लिखे हैं और इस निबंध पर ये विचार किए हैं। दिनकर जी के
जन शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड रूप के एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओठ और धुंधले के में रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ जो है ना, ये बोलते हैं कि एक ऐसा चीज को ये यहाँ पर लिख रहे हैं जहाँ पे क्या रहता है जी, आज समाज में सब सिर्फ आज धुंधला बन के रहा है ना। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है कि आधा नर और आधा नारी, है ना। ठीक, समझे। ये कौन थे अर्धनारीश्वर? शिव शंकर को बोला जाता है ना। वही दिखाए थे रूप में, लिखा हुआ काव्य सब में मिलता है हम लोगों को। ठीक, देखो दिनकर जी का ही लिखा हुआ है, जिसे हम आधुनिक कहते हैं वह एक जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है ना। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग आज बोलते हैं कि आधुनिकता हम लोग में जी रहे हैं। ये आधुनिकता क्या है जी? एक अंधविश्वास से निकलकर बाहर एक नए समाज में, यानी तथ्यों से, यानी तथ्य को सामने रखकर हम लोग उसको तुलना करते हैं, वैसा आज समाज है ना। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है ना। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है ना। बोल रहे हैं कि आधुनिकता क्या है जी? आधुनिकता वो है कि जो अब जाति से नहीं, गोत्र से नहीं, धर्म से नहीं, बल्कि अब उसको किससे नापते हैं जी? उसके कर्म से नापते हैं, उसके बुद्धि से नापते हैं, है ना। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है, न कि उसको अलग समझता है ना। आधुनिकता क्या है जी? आधुनिकता कोई यही नहीं है कि आधुनिक जमाना है। आधुनिक जमाना क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जकरा में क्या करते हैं लोग जी, उसको अपना क्या बोल सकते हैं कि अपने सोच समझ बुद्धिमत्ता और अंधविश्वास से निकलकर जीने को, है ना, उसी को कहते हैं यहाँ पे आधुनिकता। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इसको में से सुनेंगे। हाँ, डेट पेट सब, मतलब डेट है, पेट नहीं है। हाँ भाई, याद करना है। देखो है ना, ये चलता है ना, तो याद बड़ी कहाँ से डंटा लागने के लिए बढ़िया